गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उन्होंने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट कर दिया है। तो आपको ये पता होगा कि हमारा ये AQEWS जो है वो ऑलरेडी ही अवेलेबल है पिछले 2-3 साल से, और अब इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी डाल दी गई है। मतलब क्या होगा इसका कि जब एक पॉइंट से ऊपर जब पॉल्यूशन का लेवल जाएगा या फिर एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी, तो ये आपको ये भी बताएगा कि अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या एक्शंस लेने चाहिए। ये सब भी जो है इस जो है वेबसाइट में या इस वार्निंग सिस्टम में जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है। तो ये AQEWS जो है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने बनाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है। और जो हमारा दिल्ली NCR रीजन है वहाँ की एयर क्वालिटी को जो है वो मेजर करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। अब न्यू क्या डाला गया है इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के अलावा? अब एक तो जो दिल्ली और उसके आसपास के जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी एयर क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। फिर अलग अलग तरह के 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से एयर पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा दिल्ली में। फिर बायोमास बर्निंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा, जो नेबरिंग स्टेट्स में बायोमास बर्निंग की जाती है फार्मर्स द्वारा। फिर अब जो है एयर क्वालिटी की जो है उसके बेसिस एयर क्वालिटी के फॉरकास्ट भी देगा ये आपको। एयर क्वालिटी जो है आपका AQEWS जो है आपको फोरकास्ट भी देगा टाइमली, और बताएगा कि अब आप क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हो ताकि आपकी एयर क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है। तो ये AQEWS जो है इसको हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने बनाया है, और ये स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स जो आपके पिछले 15 साल से हो रहे हैं उसके बेसिस पर ये जजमेंट देता है कि आने वाले टाइम में कौन सी डेट को कौन सी जगह पर जो है वो बर्निंग की जाएगी। ठीक है। फिर विंड स्पीड के ऊपर और विंड की जो है डायरेक्शन के ऊपर ये बेसिस पर भी ये प्रिडिक्शन देता है कि आपका जो एयर पोल्यूशन जो है वो किस जगह पर होगा अगले 72 घंटे में। ठीक है। फिर ये PM2.5 से लेके PM10 तक और डस्ट तक जो है उसको भी कवर करता है कि कितना लेवल होने वाला है आपके दिल्ली NCR रीजन में। ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English: air quality early warning system. So recently Union Science and Technology Minister has launched the extension of air quality early warning system. In this new extension they have developed a new decision support system which will enable the user to make it will guide the user with decision making capabilities, and it will provide interventions which are necessary to combat the issue of air pollution in the Delhi NCR region. So this AQEWS has been developed by the Indian Institute of Tropical Meteorology, which is an autonomous institute of Ministry of Earth Sciences. And in this new system, which has this decision making capability, there are some more additions like not just about the region, Delhi NCR region, it will also keep an eye over the surrounding 19 districts so that air quality as a whole can be measured in Delhi. So it will also keep an eye over 8 different sectors in Delhi and their contribution to air pollution. It will also keep an eye over the biomass burning activities in the neighboring states, which lead to the degradation of air quality in Delhi. It will also provide interventions in case the air quality levels deteriorate to a level which requires immediate interventions from our side, from any user side, basically, because it is a website, anyone can access it, and it will provide us the necessary interventions that such and such measures should be taken by us during that particular period. So this AQEWS is developed by the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, which we've already discussed, and it uses the data of stubble burning incidents from the past 15 years. So, like this system will know that, will be able to make a judgment that since the last 15 years on this particular date, the stubble burning starts, and it starts in this particular region. So based upon that, it will make predictions,
and it will also measure the wind speed and wind direction so as to predict air pollution level for the next 72 hours. So apart from PM 2.5, it will also measure PM 10 and dust which comes from sources other than the stubble burning. So it is not confined to only stubble burning, but it is also covering several other sectors. Like I've discussed it here, 8 different sectors in Delhi are being covered under this particular platform. So now let us see the next topic, which is इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली. तो फोर्थ जनरल असेंबली जो है वो आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो होने वाली है, जिसको मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया के, वो इसको प्रिजाइड करेंगे अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली. तो इस असेंबली में डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे हम ओसोवॉग क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को हम कैसे ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, और $1 ट्रिलियन की सोलर इन्वेस्टमेंट जो है हम 2030 तक कैसे लेके आ सकते हैं, और रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में भी डिस्कशन की जाएगी. ठीक है. सो अब ये अगले 5 साल का एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी इसमें डेवलप किया जाएगा इस असेंबली के अंदर, और ये देखा जाएगा कि कैसे हम जो है बाकी जैसे जो आपके कुछ NGOs हैं, जैसे कि आपका एक ग्लोबल एनर्जी अलायंस, इसके साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, ताकि जो लो एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कैसे आप जो है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जा सके. ठीक है. तो ये असेंबली जो है, ये आपकी समझ लो एक तरह से जैसे पार्लियामेंट होती है ना, वैसे ही ये एक आपकी असेंबली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जैसे आपका UNGA है. ठीक है. तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, वैसे ही ये यूनाइटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली भी जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि कैसे ISA जो है उसका आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान होना चाहिए. ठीक है. अब ये ओसोवॉग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, क्या चीज़ है? तो एक्चुअली ये एक बहुत ही नॉबल आइडिया है. इसके अंदर क्या है कि आप जो है ये इंश्योर कर रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में आपका ग्रिड फैला हो, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड फैला हो या एनर्जी ग्रिड फैला हो. उससे क्या होगा कि अगर एक एरिया में जो है सूरज की रोशनी नहीं भी है, जैसे कि रात हो गई है या फिर बादल छाए हुए हैं, तो आप दूसरे एरिया से सोलर या फिर विंड या फिर हाइड्रो पावर जो है वो प्रोड्यूस अगर कहीं और से की गई है, तो वहाँ से आप वो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी को शेयर किया जा सकता है. ठीक है. तो ये इस बेसिस पर चल रहा है ये वन सन. अभी कह रहा है वन सन वन वर्ल्ड, तो एक ही ग्रिड होना चाहिए, वन ग्रिड. ठीक है. तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही पार्ट है, और एक इसमें वर्ल्ड सोलर बैंक जो है वो गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है कि हम एक वर्ल्ड सोलर बैंक भी बनाएंगे, ताकि इस ओसोवॉग के जो हमारे जो मिशन है इसको फाइनेंस करने में हेल्प किया हो सके. ठीक है. तो अब बेसिकली इसका आइडिया आपको समझ आ गया ना, कि बहुत सारे मल्टीपल जोन्स में जो है जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको एक ही ग्रिड में जो है वो डाल दिया जाए, और जो उसके यूजर्स हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी के वर्ल्ड वाइड वो इसको यूज़ कर सकें. ठीक है. तो इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू सोलर एनर्जी, बट विंड, हाइड्रो पावर, कोई भी जो है वो एनर्जी जो कि आपकी प्रोड्यूस होती है किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में, तो उसको जो है वो शेयर किया जा सके. ठीक है. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? आपका जो है PM मोदी जो है उन्होंने, और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस उस टाइम पर आई थिंक फ्रैंकोआ होलांद थे वहाँ के प्रेसिडेंट फ्रांस के, उन्होंने पेरिस में इसको लॉन्च किया था 30 नवंबर 2015 को, और 121 अदर सोलर रिच कंट्रीज़ थी जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती हैं. ठीक है. अब इसका जो आपका हेडक्वार्टर्स है वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है गुरुग्राम में, वहाँ पर बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से. ठीक है. 5 एकर्स ऑफ लैंड दिया गया है इसको 160 करोड़ रुपए में, और इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है? इजराइल. रादर जो है अभी मंडे को ही जो है इसकी मेंबरशिप जो है इजराइल ने एक्सेप्ट की है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली. सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी will be presiding over the 4th General Assembly of International Solar Alliance, along with the President of ISA Assembly, of course. And this assembly will be focusing and deliberating upon key initiatives around which are related to the International Solar Alliance. The most important one amongst these all is OSOWOG initiative. So this One Sun, One World, One Grid initiative is an ambitious initiative which of International Solar Alliance, which focuses upon utilizing the renewable energy from around the world by connecting the renewable energy resources of the entire world through a single grid.
So there are other concerns also. $1 trillion worth of solar investment roadmap is to be made until 2030. So this assembly will deliberate upon how they can accumulate, or how they can uh, get $1 trillion solar investments by the year 2030 for the ambitious plans of ISA. So there are other concerns also, like how this ISA can partner with other NGOs or environmental groups like Global Energy Alliance, and what would be the strategic plan of action for the ISA in the next 5 years. Okay, so this OSO WOG initiative, like I've told you, that it is a novel idea in which a single grid will be spread across multiple time zones, rather in the entire world, so that we will not be having any intermittent renewable resources. Because what happens, like in India, we have if we have a solar grid, then in the night we would not be able to use the solar energy, and we cannot store that solar energy. Okay, so what would happen, that if we have one grid, what will happen is that when there is when there is night in, let's say, USA, then India will be having the day. So we would be able to share our electricity or renewable energy with USA during that period, and it is vice versa. Okay, so when India gets the night, we would be able to borrow the renewable electricity or energy from America, because we would be having night at our time, and at night, and USA would be having day at that time. Okay, so it is basically exchanging energy using the renewable energy resources through a single grid. So it is part of the International Solar Alliance agenda, and there is also an agenda of launching a World Solar Bank, so that we can fund our global solar developmental programs. So this International Solar Alliance, which it was launched by the Prime Minister of India and President of France on 30th November in Paris. During that period, COP21 was being held, that is the Paris Climate Accord, where during this period Paris Climate Accords were signed. And this alliance is basically an alliance of 121 solar resource rich countries, which lie fully or partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, because they would be having the solar energy. It, of course, now its mandate has been expanded, and not just these countries, but any country which is even lying in the temperate region, they can also participate in this ISA forum. So the headquarters of ISA lies in National Institute of Solar Energy, that is in Gurugram, because the government of India provided a sum of 160 crore rupees for the construction of this headquarters. And the most recent member of ISA is Israel. Okay, so I think in the last 1 or 2 days, Israel has also agreed to join this International Solar Alliance. So after some formalities, it would be able to join this ISA in the near future. So now let us see the next topic, which is एलियम नेगियनम. तो ये अभी एक प्लांट है उत्तराखंड में, जो कि 2019 में डिस्कवर हुआ था, और ये आपके जो जैसे अनियन या गार्लिक की जो स्पीशीज़ होती हैं, जो स्टेपल फूड होते हैं, उसी की तरह का एक प्लांट है. इसकी स्पीशीज़ जो है वो अभी डिस्कवर की गई है 2019 में. तो आपके जो ICAR के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो दिल्ली में, उस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने इस अनियन स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है. तो ये देखा गया है कि ये उत्तराखंड में 3000 से 4800 मीटर अबव सी लेवल जो है ये प्लांट उगा हुआ था, मतलब वहाँ पर पाया जाता है. जो आपके ग्रासी मीडोज, जहाँ पर खुले मैदान है, ग्रासी मैदान है, सैंडी सॉइल्स हैं जहाँ पर रिवर में, या फिर स्नो पेस्चर लैंड्स हैं, और या फिर एल्पाइन मीडोज है, वहाँ पर भी जो है आपको प्लांट देखने को मिला है. ठीक है, तो लेकिन हमको ये भी देखने को मिला है कि जो वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं वहीं पर ये इसकी जो है स्पीशीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. और इसका नाम जो है वो लेट डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी, जो कि एक एक्सप्लोरर थे और ये एलियम कलेक्टर थे, वो इसको बहुत कलेक्ट करते थे, इनको एलियम्स को, उनके नाम पर इसको एलियम नेगियनम दिया गया है. नेगी जो टर्म है वो इधर से ही आई है. ठीक है, सो अब ये देखा गया है कि जो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, डोमेस्टिक कल्टिवेशन करते हैं वो इस एलियम नेगियनम की, लेकिन बहुत प्रेशर आ गया क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इसका यूज़ करने लगे हैं, तो उसकी वजह से जो है स्पीशीज़ के ऊपर प्रेशर भी आ गया है. ठीक है, सो नाउ
Let us see this topic in English. Allium nagianum. So recently, in 2019, a plant species was discovered in Uttarakhand in 2019, and it belongs to Allium. That is a genus in which many staple foods like onion and garlic belongs, and there are total 1100 species worldwide in this Allium genus. And this particular Allium nagianum, it is a type of onion species. It has been named as Allium nagianum. So it is grown at 3000 to 4800 above meter above sea levels, and it can be found at open grassy meadows, sandy soils, streams forming new uh, in the snow pasture lands and alpine meadows. But there is an interesting thing that it is only uh, it has a very narrow distribution, and it is only found in the region of western Himalayas. So this name Allium nagianum has been accorded to this species because of late Dr. Kuldeep Singh Negi, who was an explorer and a collector of alliums. So to honor him, this species has been named as Allium nagianum. Okay, so because of domestic cultivation by local communities, this species has come under pressure because more and more people are growing it, and it is coming under pressure. It is also facing a threat of commercialization. That's why it has been in news, and this particular species has been found in 2019. Okay, so now let us see the next topic, which is Gen Next Democratic Framework. तो हमारे जो ICCR है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया अगले साल जो है 75 डेमोक्रेसीज के लीडर्स को जो है वो होस्ट करेगा. तो अब ये कौन लीडर्स होंगे? यंग लीडर्स होंगे, 35 साल से कम एज के जो लीडर्स होंगे, जो कि रूलिंग पार्टी, उस कंट्री की रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी या अदर इंपॉर्टेंट पार्टी से हो सकते हैं. ठीक है, तो शुरुआत के जो फर्स्ट बैच में जो आएंगे लोग यंग लीडर्स, वो भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, चिले और जाम्बिया से होंगे. ठीक है, तो ये 25 नवंबर को आने वाले टाइम पे जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा. और इसका आइडिया ये है कि यंग लीडर्स को एक आइडिया दिया जा सके, वर्ल्ड वाइड जो आपके यंग लीडर्स हैं डेमोक्रेसीज के, उनको इंडिया के रिच डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में जो है हम एक आइडिया दे सके. ठीक है. So now let us see this topic in English. Gen Next Democratic Network. So chairman of ICCR has confirmed that as part of India's Azadi Ka Amrit Mahotsav, India will be hosting young leaders from 75 democratic countries, and this initiative has been named as Gen Next Democratic Network. So under this initiative, young leaders belonging to the age of less than 35 years, they may belong to either the ruling party, opposition party, or any other key parties in the democratic world. They will be invited to attend programs in India, and total 75 such democratic countries will be covered. And in the first batch, leaders from Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, Japan, Indonesia, Chile, and Zambia will be coming. And this program will be launched on 25th November. So the idea is to impart India's the idea is to impart knowledge about India's rich democratic culture to these young leaders, so that they will have a comprehensive idea about India's democracy and polity. Okay, so now let us say the next topic, which is Tibetology. तो अभी रिसेंटली जो है आपके जो LAC पर जो ट्रूप्स जो हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनको तिब्बतोलॉजी में जो है इंडियन आर्मी ट्रेनिंग देनी शुरू कर चुकी है. ठीक है, तो आपके मार्च से मई में एक बैच लगा था 15 पार्टिसिपेंट्स का, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है. तो इसमें सिखाया क्या जा रहा है, तिब्बत के ट्रेडिशंस क्या हैं, कल्चर कैसा है, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा रहा है, जियो पॉलिटिक्स कैसी रही है तिब्बत की हिस्ट्री के साथ, और क्या पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं. ठीक है, वहाँ पर चाइनीज़ जो है वो तिब्बत को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब सिखाया जा रहा है उनको इस ट्रेनिंग में. और इसकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है, अब इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पहले हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि तिब्बत के ऊपर जो रिसर्च या उसकी स्टडी करके ब्रिटेन ने तिब्बत के ऊपर जो है अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को परसू किया था. ऑफ कोर्स इंडिया के इंपीरियल इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन इंडिया को ये ज़रूर देखना है कि चाइना कैसे जो है तिब्बत के थ्रू, तिब्बत के अगर आप
आपकी जो आपका बैटल ग्राउंड है वो तिब्बत होगा, ठीक है, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो तिब्बत के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो तिब्बत को इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है, ठीक है। तो तिब्बत के बारे में जानकर हम एक एज ले सकते हैं चाइना के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वॉरेन हेस्टिंग से लेके फ्रांसिस यंग हस्बैंड, आपको यंग हस्बैंड पता है ना, जो तिब्बत का कैंपेन चलाया था जिसने, तो ये पर्टिकुलर पर्सन जो है फ्रांसिस यंग हस्बैंड, इन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था, ब्रिटिश थे। तो इन्होंने जो है कार्टोग्राफर से लेके माउंटेनियर्स, मिशनरीज से लेके लिंग्विस्ट और बॉटनिस्ट, सारे जो लोग थे उनसे जितनी भी नॉलेज हो सकती थी तिब्बत के बारे में ली, और उसके बेसिस पर ही जो है अपना कैंपेन सक्सेसफुल वहां पर लॉन्च किया। तो फिक्शन से लेके रियल पॉलिटिक तक सब कुछ जो है वो तिब्बत के बारे में जानकर ही जो है यूरोपियन इंपीरियल जो पावर्स थी उन्होंने तिब्बत के ऊपर जो है वो अपना कब्जा जमाया था और अपना जो है वो वर्चस्व दिखाया था, ठीक है। तो जब तक आप अपने एनिमी को, ऑफ कोर्स तिब्बत इज नॉट आवर एनिमी, बट चाइना जो है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि तिब्बत का यूज कर रही है, तिब्बत के कल्चर का यूज कर रही है अगेंस्ट इंडिया अपने इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर में, तो हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिब्बत को हम जानें, तिब्बत के हम लोगों को कन्विंस करें और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ पर की असलियत जो है तिब्बत के लोगों को समझाएं, ठीक है। लेकिन उसको जानने के लिए हमें तिब्बत के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ की टेरेन के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में, ये सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। So now let us see this topic in English, Tibetology. So recently, because of a conflict situation at LAC with China, Indian Army is uh, orienting its officers and men posted along the LAC with Tibetan culture. So they are uh, being trained to understand the Tibetan culture, history, political traditions, and and democratic history. So all this is being trained to the Indian Army officers as well as troops in that region. So the first batch of 15 participants was recently trained between March to May this year, and they have been taught in several fields like history, geopolitics, and political dynamics, which engulf the region of Tibet. So what is happening there is that the Chinese Communist Party, is using Tibet as a buffer against India. So it has, of course, occupied Tibet, and it is using the traditions of Tibet and Tibetan forces against India. Okay, so it has some imperial interest. Chinese Communist Party has imperial interests, and it is using Tibetan people against its adventures or misadventures against India. So it is very important for India to understand the local traditions of this region. So it is not something new, because like you can see here in the historical background, even during the British period, from Warren Hastings to Francis Young husband, who led the successful Tibet campaign in 1903, around 1903, he was also being assisted by several cartographers, mountaineers, missionaries, linguists, botanists, or historians, which taught him or these leaders about the definitive knowledge about Tibet. Okay, so apart from the mythical image of Tibet, there was also a focus on real politic, and without the assistance of historians and these cartographers, etc., it would have been very difficult, if not impossible, to capture this region of Tibet. Okay, so Indian Army or Indian strategic thinkers have realized the importance of giving appropriate attention to Tibetology, and we have roped in seven institutes for Tibetology, and one of them is Namgyal Institute of Tibetology in Sikkim, and several lamas have been roped in so that they can provide us future insights or insights about the culture of Tibet and its people. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.